अगर चाइना जो है बॉर्डर पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक वी शुड बी स्ट्रेट विद चाइना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, एंड इफ यू डू दिस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे लोगों को धमकी देते हैं कभी कभी, जैसे कनाडा में भी देयर वर स्मोक बॉम्ब्स व्हिच वर थ्रोन एक्सेट्रा, वी विल नॉट टॉलरेट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जब पाकिस्तान ने इंडिया के 40 जवान को मारा था तो हमने उसे ट्रेड जीरो कर दिया, लेकिन चाइना ने इंडिया के 20 जवान को मारा, तो उसका रिजल्ट ये है कि हम आज इंडिया और चाइना का ट्रेड हाईएस्ट है, $126 बिलियन। These are not things you say in public. When I got US वीजा, मेरे लिए 15 दिन की प्रोसेस थी कुछ साल पहले। आज मैं वापस अगर रिन्यू के लिए जा रहा हूँ तो मुझे 6 से 7 महीने का वेट है। Everybody is affected by this. So we are pushing the American system very hard. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो UK कनाडा में है, वो काफ़ी अब डर में रहने लगे हैं थोड़ा बहुत, एंड दे फील कि उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रॉम इंडिया। कोरिया की गवर्नमेंट एक चीज़ करती है, प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, इंडिया मिनिस्ट्री कुछ करती है इस टाइप का। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं और मेरी टीम हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बेहतर सिखाने की कोशिश करते हैं, पर मैंने ये नोटिस किया कि 85% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे चैनल से कभी भी वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि वो हमें बहुत हेल्प करता है और बेहतर गेस्ट लाने में। और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस एपिसोड को और इस पॉडकास्ट को मैं बेहतर करते जाऊँगा हर वीक, और ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इससे बेहतर पॉडकास्ट कभी कहीं और नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वो एपिसोड है जिसमें हमने हमारी बकेट लिस्ट को टिक किया है विथ डॉक्टर एस जयशंकर। आज का एपिसोड मेरी लाइफ का सबसे नर्वस और सबसे डिफ़िकल्ट एपिसोड था, क्योंकि मैं पूरे टाइम बस ये सोच रहा था कि मैं इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इतने ऑनर्ड गेस्ट से कैसे पूछूं, क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी हूँ और एट द सेम टाइम मुझे एक जॉब भी करना है पॉडकास्ट के थ्रू, ताकि मैं उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछूं और आपको समझा पाऊँ कि देश में कैसे फॉरेन मिनिस्ट्री ऑपरेट होती है। हमने ये सब पूछा है कि पाकिस्तान जब अटैक करता है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है, जब चाइना अटैक करता है तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होता है, ऐसा क्यों। हमने ये पूछा है कि रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड दोनों ही वेपन्स देने में दूसरे वॉर्स को बिजी हैं, तो इंडिया को इस टाइम पे वेपन्स कौन देगा। इंडिया टेररिज्म के लिए क्या कर रहा है, इंडिया अपने लोगों के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है, इंडिया ट्रेड कैसे बढ़ाएगा, चाइना जो पूरे वर्ल्ड में अपना डेट ट्रैप बढ़ा रहा है, दूसरी कंट्रीज को कर्ज देके उनको अपने कब्जे में करते जा रहा है, उसको इंडिया कैसे प्रिवेंट करेगा। हमने उनसे ये भी पूछा है कि ऐसी कौन सी टॉप 3 अंडररेटेड कंट्रीज है जहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियंस के लिए, फॉरेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जिनके पास इतना डेटा है उनके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है। हमने ये भी पूछा है कि US वीज़ा जिसको लेके हम सब इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। एंड बिकॉज ये पूरा पॉडकास्ट इंडियन ड्रीम के बारे में है, तो हमने पूछा है डॉक्टर एस जयशंकर का इंडियन ड्रीम क्या है और उस इंडियन ड्रीम को अचीव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। एन्जॉय द शो। बिफोर यू डू दैट, गो सब्सक्राइब राज शमानी क्लिप्स और राज शमानी शॉर्ट चैनल, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं और छोटे समय में कोशिश करते हैं कि आप एक बेहतर लीडर बन पाए। सर थैंक यू सो मच ये करने के लिए। मैं बहुत नर्वस हूँ बट एट द सेम टाइम बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आज सुबह मेरे पापा को बता रहा था, माई डैड इज़ ऑल्सो हियर विथ मी फर्स्ट टाइम। और वो क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेस करते हैं। अच्छा। इंदौर में। ही इज राइट देयर। ओह अच्छा, आप इंदौर के हैं? हाँ। अच्छा, चलिए। तो आप गए इंदौर? हाँ, हम लोगों ने पिछले साल वो प्रवासी भारतीय दिवस किया था ना, तो उसके उस समय गए थे, और उस समय मुझे अभी भी याद है हम लोग वो 56 दुकान गए थे। अच्छा। सो इट वाज एक्चुअली क्वाइट नाइस। You eat street food? नहीं, yes, I like street food. I mean, which Indian doesn't like? But मेरी प्रॉब्लम यही थी कि पहले जगह जो गए मैंने किसी ने ज़्यादा पहचाना नहीं।
अब जब तक हम दूसरी तीसरी जगह गए तब तक बहुत लोगों ने पहचान हाँ, लिया। लोगों ने पहचान लिया, एक दूसरे जब फोटो लेने लग गए ना, तो आजकल कोई भी फोटो शुरू करता है तो नेक्स्ट पर्सन इमीडिएटली पता है नहीं पता है वो आ जाते हैं तो उसके बाद हमें बीच में छोड़ना पड़ा। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। So first is one of the most sincere efforts and one of the most laudable successes that you have had, at least in the circles and in my audience, कि जो इंडिया का स्टैंड है ऑन यूक्रेन रशिया वॉर, इट इज़ कि बहुत क्लियर बताया कि इंडिया विल टेक आवर इंटरेस्ट फर्स्ट एंड देन बो डाउन टू एनीवन एल्स। और किसी भी बड़े सुपर पावर, ना रशिया ना यूएस के सामने बकल डाउन नहीं हुआ है, हमने सबसे बहुत अच्छे से वो किया। सो इफ़ आई मे आस्क पर्सनली, किसका डिसीजन था ये स्टैंड लेना? वॉज इट योर डिसीजन, वॉज इट कैबिनेट का साथ में, कि वॉज इट पीएम मोदीज डिसीजन? No, you see what Because ये जो like my point is why I'm asking this, कि on the social chatter and everybody you meet, जितने लोगों से आप मिलते हो, उन लोगों को ये वे बहुत करेक्ट लग रहा है। एंड फाइनली ये न्यू इंडिया का जो बोल्ड रूप है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। So let me give 2-3 comments on it. See, sometimes the same thing, ये जो हमने जो तेल लिया था रशिया के साथ, हम चालाकी से भी ले सकते थे। We could have said something, could have done something, etc. It would not have been maintainable. कहीं ना कहीं दुनिया समझ जाती। Secondly, a country like India should not do it also. Today we are a big country. I mean, we are 5th largest economy. We are the most populous country. We are looking at a great future ahead. So ये डर के जो you cannot rise without being clear. Yeah. And third, I was very confident that अगर हम लोगों को समझाएं, देखिए मैं अभी भी मैं ये कहता हूँ, ये प्रेस वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं कभी, पर जब मैं जो दूसरे सरकारों के साथ बैठ के आई एक्सप्लेन टू देम, आई टेल देम, देखिए आप जो है रशिया से तेल और गैस लेते थे, लेना आपने बंद कर दिया या कम कर दिया, तो आपने क्या किया? आप गल्फ़ गए, हाँ, और आपके जाने से वहाँ के दाम बढ़ गए। अब हम लोग वहाँ जाते थे तो हमारा दाम आपने बढ़ा दिया, और फिर आप कहते हैं कि आप कहीं और से भी नहीं ले, तो आप हमारी पोजीशन समझिए ना। और तो अगर मैं आपको उल्टा कहता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने रशिया से गैस नहीं लिया और ऑयल नहीं लिया, और हम दुनिया में अभी टॉप ऑयल कंज्यूमर्स इम्पोर्टर्स में हैं, तो ऑयल मार्केट्स, एनर्जी मार्केट्स का क्या होता? माने पूरे दुनिया में ऑयल की कीमत बढ़ जाती। तो हमने तो आपका एक किस्म से एहसान किया कि वी हैव एक्चुअली स्टेबलाइज्ड द मार्केट्स। अब बैठ के उनको समझाएं लॉजिकली, तो उनके पास जवाब नहीं होता। बट आई फील इवन आपने यूक्रेन की बात की, बट इवन से विद चाइना, दैट अगर चाइना जो है बॉर्डर पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक वी शुड बी स्ट्रेट विद चाइना कि भाई तुम कर क्या रहे हो, एंड इफ यू डू दिस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। सो आई फील इट इज़ इम्पोर्टेंट कि पुटिंग योर पॉइंट अक्रॉस। एंड योर क्वेश्चन कि आपकी सोच है, मोदी जी की है, कैबिनेट की। सी व्हेन यू हैव अ टीम लाइक दिस अंडर अ प्राइम मिनिस्टर लाइक दिस, बिकॉज लॉट ऑफ दिस इज हम लोग मिलते रहते हैं, वी इंटरैक्ट विथ ईच अदर, देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट फील, यू ऑटोमेटिकली इसको आप इंटरनलाइज करते हैं। तो जब समय आता है कुछ कहने का, यू आर एक्सप्रेसिंग, आई एम सी पीपल में से आई सेड इट, बट आप ये भी जरूर मानेंगे कि आई एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली द मूड ऑफ द कंट्री। I mean, this was not, Jayashankar's personal view. I think the reason people responded was everybody said, हाँ भाई यही कहना चाहिए, this is what we all feel. Yeah, भारत के लिए लॉजिकल है ये। इस पे एक क्वेश्चन है कि जो रशिया और यूक्रेन के बारे में बात कर रहे थे, कि जैसे रशिया के साथ जो हमारी वेपन्स डील्स थी,
वो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही जितना हमने सोचा था, एंड रशिया का फोकस अब उनके वॉर को वेपन्स बनाने में हो गया है, राइट। एंड एट द सेम टाइम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो यूक्रेन के पास वेपन्स दे रहा है और वो इतने ज़्यादा अच्छे से उनको भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। एट द सेम टाइम वो गाज़ा पे भी कर रहे हैं, और इन सब के बीच में चाइना अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ाते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड मेकिंग द मिलिट्री पावर। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी, क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हम इस टाइम पे भरोसा नहीं कर सकते कि रशिया हमें सपोर्ट करेगा क्योंकि वो खुद का वॉर फंड कर रहा है, ना ही हम वेस्टर्न कंट्री भी कर सकते हैं क्योंकि वो 2 वॉर सपोर्ट कर रहे हैं, गाज़ा और यूक्रेन। तो इस टाइम पे इंडिया क्या करेगा, आपको क्या लगता है? एक तो ऐसा है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध अभी जारी है, ये नहीं है कि डिफेंस ट्रेड बिल्कुल बंद हो चुका है, कि डिफेंस ट्रेड वेस्टर्न का भी हो या रूस का भी हो, उनके जो उत्पादन जो है इट इज़ सो बिग दैट वो युद्ध भी लड़ सकते हैं इन सम एरियाज। कुछ एरियाज में शॉर्टेजेस हैं, वो मैं ज़रूर आपका कहना ठीक है, पर इसका जो सुझाव जो है इट इज़ एक्चुअली इन आत्मनिर्भरता, दैट अ कंट्री लाइक इंडिया, अगर आप मैं आपको ये कहूँ, आप माने टू द मून यू कैन सेंड अ मिशन, टू मार्स यू कैन सेंड अ मिशन, यू कांट मेक वेपन्स। Of course we can. Of course we can. So what has happened? You know, it is a question of leadership, vision, commitment. I am convinced, and this is really the feeling very much of Prime Minister and frankly the whole team. We are capable of much more than we have done. Yeah. तो मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के 40 जवान्स को मारा था तो हमने उनको पनिश करने के तरीके में उनसे ट्रेड ज़ीरो कर दिया। फिर जब लेकिन चाइना ने 20 जवान को इंडिया के 20 जवान को मारा, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि हम आज इंडिया और चाइना का ट्रेड हाईएस्ट है, $126 बिलियन, जिसमें 100 बिलियन के आसपास तो इंडिया का डेफिसिट है। तो हम हमारे एनिमी के साथ, या नॉट एनिमी राइट वर्ड, इससे हर जो हमें अटैक करता है या किसी चीज़ पे विवाद करता है उससे हम डील करने का अलग तरीका है कि हम चाइना से थोड़ा डरते हैं और बुली करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी कंट्री है। नहीं, देखिए, नहीं ये नहीं है। एक तो हर कंट्री के साथ नेचुरली तरीका अलग है, रिश्ते अलग हैं, उनकी क्षमता अलग है। सो इफ़ एवरीथिंग वाज सेम यू डू नॉट नीड पीपल लाइक मी, फिर तो ऑटो पायलट में चलता। तो आप तो किताब निकाल लेते से स्टेप 1 2 3 4 5 मैनुअल ने कहा है तो आप चला लो। तो आपको वो असेसमेंट करनी होगी, उनकी स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस हमारी वीकनेस, व्हाट इज़ इसके बाकी परिणाम, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। जो आप कह रहे हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ है कि पिछले 30 साल में चाइना जो है दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर में आ गई। हाँ, अभी अगर आप पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग देखें करीब 30% से ज़्यादा चाइना में बनती। तो क्या होता है कि आप कुछ भी करें, बहुत सारे सप्लाई चेन्स जो हैं वो चाइना के थ्रू जाती। तो मान लीजिए आपने कहा कि मैं अपना, जैसे हमारे यहाँ ये एक्चुअली हकीकत में हुआ है, ये कोविड के समय में हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अपनी दुनिया में पहचान बनाई, तो हमारे फार्मा एक्सपोर्ट्स जो है अचानक बढ़ने लग गए। अब आपके अगर फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ने लग गए, आपको इसके बेस मटेरियल्स कहीं एपीआई और बल्क ड्रग्स कहीं ना कहीं से चाहिए थे। अब ये दिस इज नॉट योर डूइंग, बट द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी ऐसी है कि ओनली प्लेस वेर यू कैन गेट दैट इज चाइना। तो इन वन वे टुडे वॉट जो चाइना के साथ जो व्यापार की चुनौती जो है, जो पिछले 30-40 साल से हमने यहाँ जो अपनी तैयारी नहीं की, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि अगर वही एपीआई, एक ज़माने में हम लोग एपीआई में काफ़ी मशहूर थे, हमने उस इंडस्ट्री को बंद करके चाइना जाने दिया। ये 1990s और अर्ली 2000s में हमने किया। सो व्हाट हैज़ हैपेंड टुडे, और अब देखिए कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमको तो मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं चाहिए। तो जब और करने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट के तर्क पे लोगों ने माने आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अलग अलग तरीके से
बाधाएं डाले हैं एंड दे फ्रैंकली yeah. स्लोड इट डाउन। तो टुडे जो हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया, जो हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ये जो है आप 1 साल में, 5 साल में, 1 दशक में भी जो पिछले 40 साल में जो हुआ है, इसको आप अचानक बदल नहीं सकते, इसमें समय लगेगा। पर एक बार आपने करना शुरू कर दिया ना, then you will see the impact. See, so you are seeing today that Apple phones are being made in India. You know, you are seeing, as I said, today actually our exports are higher than it is before. So this China dependence is actually not only India's problem. It is actually, I mean, look at America. Even a country like America, because China माने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के केंद्र में है, तो इट हैज़ बिकम, उन पे निर्भर हो गए वो लोग। तो टुडे द बिग इशू इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स कि हम लोग जो है मल्टीपल सप्लाई चेन्स बनाए, कि सप्लाई चेन एक ही नहीं होना चाहिए, हर सप्लाई चेन एक सेंटर से जुड़ना नहीं चाहिए, माने इट शुड बी मल्टीपल सोर्स्ड, और ये हमारी कोशिश। हम चाइना और इंडिया की जो बात कर रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन मेरे को अफ्रीका के ऊपर पे कि जो फाइनेंशियली स्मार्ट कंट्रीज़ हैं, राइट, उनको एक थोड़ा अप्रोच के बारे में पता चल जाता है। जैसे इंडिया की अप्रोच है कि इंडिया जब भी एक नई कंट्री में जाता है वो लोकल इनेबलिंग करता है, वो वहाँ के लोगों को सिखाता है, लोकल बिजनेसेस को इनेबल करता है, और वो सस्टेनेबली कैसे चला सकते हैं वो करता है। वेयरएज चाइना वो बहुत एक साइडेड उनका है कि वो जाते हैं चाइनीज़ वर्कर्स के साथ, उधर चाइनीज़ वर्कर्स वहाँ लेके जाते हैं, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और किसी ना किसी तरह एक डेट ट्रैप में, कर्ज में दूसरी कंट्री को फंसा देते हैं। तो जब अफ्रीका जैसी जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के अंदर ही बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे हुआ है जहाँ पे गवर्नेंस के थोड़े इशू हैं, ईजीली कोई भी अपना काम करा सकता है फोर्स करके या अलग अलग वेज से, तो उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो चाइनीज़ वे लें इंडिया वे की तरह, इंडिया वे की जगह। तो ऐसे टाइम पे इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि वो अपने आसपास दूसरी जो कंट्रीज़ है, जो द एलाइज है, जैसे अफ्रीका की आप बात करते हो या जिनसे हमारी फ्रेंडशिप है, कि वो चाइना जैसे बड़े प्लेयर्स को ऐसा कर्ज में डुबाने से या कर्ज के गेम में फंसाने से रोक पाए, क्योंकि चाइना ज़्यादा ताकतवर है आज की तारीख में इकोनॉमिकली, और उनकी पॉकेट्स भी हमसे ज़्यादा गहरी हैं, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है। तो इस टाइम पे इंडिया कैसे प्रिवेंट कर सकता है? इसमें हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, और ये खाली अफ्रीका की समस्या नहीं है। अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो ये खतरा जो है हमारे पड़ोस में भी पिछले सालों से साफ दिखाई दे रहा है। इसका सलूशन क्या है? सलूशन है कि हम अपने आप को एक किस्म से एक ऑप्शन बनाएं कि अगर वहाँ कोई निर्णय ले रहा है, उनको लगना चाहिए कि दुनिया में 3-4 विकल्प हैं, जिसमें एक भारत भी है, कुछ वेस्टर्न भी हो सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को एक सीरियस ऑप्शन बनाएं तो आप ज़रूर देखेंगे कि बहुत सारे देश, एक बार आप उनको वो ऑप्शन दे दें तो उनमें जो सुलझे हुए लीडरशिप जो हैं, जिनको लगता है, जो थोड़े अनुभवी हैं, जिन्होंने पहले, जिनका कहीं कुछ बैड एक्सपीरियंस भी हुआ हो पहले, तो वो ज़रूर इसको पहचानेंगे। अब मैं पिछले दशक में मैं देख रहा हूँ कि जैसे अब अफ्रीका में आप टंजानिया जैसे देश देखें कि उन्होंने देखा है कि डेवलपमेंट इश्यूज़ हों। हमारा एक बहुत बड़ा वहाँ वाटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो भी हम भारत में जल जीवन मिशन के तहत कर रहे हैं, वही कैपेबिलिटी और वही एक्सपीरियंस और वही टेक्नोलॉजी जो है हम अब अफ्रीका में भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो उनको लगता है हाँ, हमने देखा है कि ये लोग अपने देश में कर रहे हैं, अब बड़े स्केल में कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूर एक किस्म से इनकी ये ताकत है, तो वी शुड ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ इट। या उसी देश, क्योंकि मैं वो एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे उनका एजुकेशन, तो हम चाहते थे कि कहीं अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में इंजीनियर्स की बहुत कमी है, तो वो सब लोग चाहते थे कि भारत में आए और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें। तो हमने सोचा कि हम वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना स्थापित करें, और IIT को हमने ये चुनौती दी, और IIT मद्रास ने अभी
जंजीबार में IIT एस्टेब्लिश किया है। कुछ हैं देश जिन्होंने रेलवेज में उन्होंने हमारा रोलिंग स्टॉक देखा है, हमारे ट्रैक लेइंग कैपेबिलिटीज देखे हैं, कुछ ने IT में देखा है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमें दुनिया में क्रेडिबल ऑप्शन बनना है, पहले हमें देश में दिखाना है। एक बार हम अपने देश में ये दिखा पाएंगे ना, तो उनको भी लगेगा। क्योंकि अगर ये पेपर सोल्यूशन हो, मैं आपके पास आऊँ और कहूँ कि साहब मैं आपके लिए रॉकेट बना सकता हूँ, आप कहेंगे कि अच्छा मुझे बताओ आपने कितने रॉकेट बनाए, कहाँ चलाए, हाँ, हाउ कॉस्ट क्या था। तो हमारी जो देश में जो प्रगति हो रही है, ये खाली इसका इम्पैक्ट देश के अंदर नहीं हो रहा, ये दुनिया पे हो रहा है। एक जो बहुत आजकल जब भी मैं बाहर जाता हूँ, और ये खासकर कोविड के बाद हुआ है, दुनिया की रुचि जो है हमारे डिजिटल प्रोग्रेस पे बहुत है, उसकी नज़र हमारे डिजिटल प्रोग्रेस पे है। और जो कारण जो है वही कारण है जो देश में हम लोग कहते हैं कि एक जगह तो उन्होंने वही शब्द भी प्रयोग किया था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ बहुत लीकेज, कि जो करप्शन, जब वो खाते में नाम वाम होते थे, पता नहीं कितने फर्जी नाम होते थे, हाँ। कितना पैसा गायब हो जाता था। जो आप जानते हैं वो जो मशहूर स्टेटमेंट है कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, वहाँ पहुँचते पहुँचते 10 पैसा हो जाता है। तो ये दिस मिसिंग 90%, अब इसको हमने बंद कर दिया बाय डिजिटल। एंड पीपल आर सीइंग, सी दे आर सीइंग 2 थिंग्स, वन दे आर सीइंग गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट, हाँ, कि आपको अभी जो है आपका पासपोर्ट, ये मैं खुद अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। एक ज़माना था, आई मीन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बिना रिश्वत के कोई पासपोर्ट नहीं देता था इस देश में। आपको यू हैव टू गो टू सम अफसर एंड गेट सम टेस्टिमोनियल कि भाई मेरा नाम यही है, वो आपको जानता भी नहीं था, स्टिल ही वुड गिव यू दैट पीस ऑफ पेपर। और बीच में एजेंट्स होते थे जिनको पैसे देना पड़ते थे, उनको देयर वर टाउट्स आउटसाइड एवरी पासपोर्ट ऑफिस, देयर वर टाउट्स। टुडे आप जाएं पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं एंड यू सी हाउ क्लीन इट हैज बिकम। यस, सो it can be good governance, meaning more honest governments, cutting corruption. It can also be efficient governance, कि वही पासपोर्ट जो आपको 6 महीने लगते थे, साल लगता था, आपको अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मिलते हैं। Last week Bill Gates was here, I mean he comes, he tells me every time he comes to India, he says, मेरी आंखें तो चौंक जाती हैं, I cannot imagine the kind of things I see out here. So you feel the way we are growing, जिस पेस पे हम चल रहे हैं, वही पेस है जवाब दूसरी कंट्रीज से आगे निकलने का या प्रिवेंट करने का। क्योंकि सो वाई आई एम आस्किंग यू दिस, कि थिंक अबाउट पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, राइट? पाकिस्तान चाइनीज़ ट्रैप में टेक्निकली एक तरीके से फंस गया, और अब वो हमारे लिए थोड़ा सा एक थ्रेट बन गया है, राइट? तो ऐसे दूसरी कंट्रीज़ भी धीरे धीरे थ्रेट बन जाएगी अगर हमने फास्ट एक्शन नहीं लिया, हमने फास्ट प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करी तो। नो, मुझे लगता है कि पीपल हैव बिकम मोर, एक किस्म से दुनिया जाग गई है। पीपल टुडे रियलाइज कि भाई बी केयरफुल, माने कौन दोस्त है और कौन फंसाना चाहते हैं। नहीं, नॉट सो मच कौन दोस्त है कौन नहीं है, ये कि आप ऐसे माने सिचुएशन में माने कुछ भी ऑफ़र में हो, थोड़ा सोच समझ के लेना। हाँ, जैसे हम सलाह हम लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी देते हैं ना, इफ़ सम ऑफर इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि भाई एक बार सोच लो कहीं चक्कर है इसमें। हाँ, सो इट वुड बी, आई वुड से लोग जो हैं हैव बिकम, कंट्रीज हैव बिकम मोर कॉशियस नाउ, एंड दे हैव सीन कि ये कर्ज का जो है किस्सा, ये आपको कहाँ कहाँ ले जा सकता है। और इसमें लोगों ने देखा है कि श्रीलंका में क्या हुआ था, दैट केस, ये अक्रॉस द वर्ल्ड इट हैज़ हैड एन इम्पैक्ट। यस, बट टू मी दैट इज़ द लेसन, कि हमने जो है, इफ़ यू लुक, मैं कह सकता हूँ आफ्टर 2014 today we are trying to be an option, and increasingly in many cases we are an option, but in the decade before that we are not an option even in our own neighborhood. I mean, say we watched this port being built in Hambantota, we saw this, we saw Gwadar come up, we saw Hambantota come up. So it is important to be aware, it is important to be competitive, it is important to have the record at home to be an option abroad.
True. And that is today the difference, you know. I mean, very frankly, as you know, for me also, in a few years I'm well into my 5th decade in this, but I can feel दुनिया हमें, they look at us very differently now, True. you know. इनफैक्ट इंडिया के अंदर इंडिया के लोग भी बहुत अलग तरीके से देखने लग गए. सो दैट ड्राइव्स व्हाट यू सेड कि पहले हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव. आई थिंक इंडिया के लोगों को भी ये बिलीव आ गया कि हम एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग आउट एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन डूइंग दैट. बट नेबर्स की हम बात कर रहे थे कि आसपास जो नेबर्स हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन बनने के लिए, राइट? तो एक कोट है बहुत पुराने, एक मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने बोली थी, बुनीतो हुआरेस, कि मैक्सिको की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि वो अमेरिका के बहुत नज़दीक है और भगवान से बहुत दूर है. हैव यू हर्ड इट? राइट. तो यू नो ये एक बहुत ऑब्वियस सेंटिमेंट है जो छोटे छोटे देश होते हैं जो जाइंट देशों के पास में होते हैं. जैसे इंडिया एक जाइंट देश है, तो इंडिया के आसपास जो छोटे छोटे देश हैं उनमें एक सेंटिमेंट होता है कि वो उनकी खुद की प्रॉब्लम बड़े देश पे ब्लेम करते हैं. हाँ, बिल्कुल. और उनके अंदर कुछ भी चल रहा होता है तो वो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम एक बड़े देश की वजह से हो रही है. तो हमारे पास में जैसे मालदीव्स है, राइट, तो हम कब तक, कोई हमारी एक लिमिट है कि उनको कब तक ब्लेम करने दे सकते हैं या कब तक उनको डिसीजन लेंगे? क्या रेड लाइंस है या क्या एक वो लाइन है जो वो क्रॉस हम नहीं करने देंगे, और अगर उन्होंने क्रॉस करी कभी वो लाइन तो हम क्या एक्शन लेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो एक तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उसको मैं भी मानता हूँ, और हम जो हैं इसी के कारण हमने ये नीति बनाई है नेबरहुड फर्स्ट. नेबरहुड फर्स्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पड़ोसी आपसे, माने आबादी में या इकोनॉमी में या जो भी आप मेट्रिक लगाएं, आपसे छोटे हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं करें कि आप यू विल मेक वन मूव और वो एक करेंगे. ये 1 to 1 नहीं हो सकता. जो आपसे माने आप उनसे 10 गुना बड़ा है, तो यू नो यू हैव टू मेक 10 moves फॉर देयर 1 move. ट्रू. हाँ, तो सबसे पहले वी नीड टू बी जेनरस, वी नीड टू बी जो कहते हैं ना हमारे यहाँ नॉन रेसिप्रोकल, कि इट शुड नॉट बी कि आप करें मैं करूँ, यू नो, माने दिल खोल के करें. दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉमन सेंस. और जो छोटे देश जो हैं, जैसे ही आपने कहा कि कभी कभी वो उनकी जो अपनी प्रॉब्लम जो हैं वो दूसरे पे डालते हैं, तो वी हैव टू डील विद इट पेशेंटली, रीजनेबली. नाउ यू आस्क मी हाउ patient, I would say very patient. You ask me if there is you know A red line. The red line, look, these are not things you say in public. Okay. You know, Fair. these are things you have to talk to them and make them reason. I think we will, you know, it's a question of getting them to understand. Okay, this is, certain things are not in their interest. You know, finally, what is जो हम कहते हैं ना diplomacy, even politics, I would say, what is it about? You have to reason with people. मुझे आपको कन्विंस करना है कि देखिए ये आपके हित में नहीं है, ये नहीं करिए आप. एंड आई हैव टू कीप एट इट टिल आई सक्सीड. पर तो भी जैसे अभी इंसिडेंट हुआ कि हमारे ट्रूप्स वहाँ से निकाल दिए एंड इट इज़ मोर थोड़ा चाइनीज़ फेवर में था, तो ऐसी चीज़ें होती तो नहीं. आप देखिए जो न्यूज़पेपर्स और जो प्रेस में आता है वो कभी कभी जो हकीकत कुछ और होती है. इट गेट्स पॉलिटिक्स, gives it a different color. क्या हकीकत है थोड़ा? नहीं, I would say, look, we will, I'm confident we will find a better solution there. A better solution. Got it. You know, एक क्वेश्चन है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो UK कनाडा में है, ठीक है, वहाँ पे जो हिंदू डायस्पोरा है वो काफ़ी अब डर में रहने लगे हैं थोड़ा बहुत, माइनॉरिटी में, एंड दे फील कि उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडिया, कि जहाँ पे वो एज हिंदूज वो स्टैंड टॉल कर सकें, क्योंकि वो काफ़ी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ पे, जो इस्लामिस्ट एंड खालिस्तानीज़ हैं, जिनकी वजह से उनको उनके सामने मतलब डेली डर डर के जी रहे हो, थोड़ा लाइक दे कांट स्टैंड अप. सो इन दीज सिचुएशंस हम कैसे हमारी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते, क्योंकि ये फोबिया धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जो आज से 3-4 साल पहले थोड़ा कम था अब ज़्यादा होते जा रहा है. एंड दिस इज़ आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु लिव देयर. तो मेरे दोस्त रहते हैं जैसे वहाँ पे. तो एक तो पहला क्वेश्चन इस पर ये कि ये दूसरी कंट्री का मैटर है, तो इसमें हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर
ऐसा क्या करें कि ये सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाए ताकि हम इंटरफेयर भी नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ की जो कंट्रीज वो इनडायरेक्टली हमारे डेमोक्रेसी में इंटरफेयर कर रही है, तो हम उनकी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करे बिना हाउ कैन वी न्यूट्रलाइज दिस सिचुएशन? नहीं, ऐसा है, जो आप फर्स्ट पॉइंट जो आपने ही कहा कि दूसरी कंट्री है तो इसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, तो वी हैव टू कीप, उसकी अपनी मर्यादा भी होती है, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। दैट सेट, जहाँ हमारे नागरिक होते हैं या जहाँ भारतीय मूल के जो कम्युनिटी कॉम जो होती है, नेचुरली वी हैव अ रिलेशनशिप एंड इंटरेस्ट आउट देयर। So the first issue has to be balanced with the second issue. Then third issue is among them क्या हो रहा है, इसको हम कैसे आप बैलेंस करें, समझाएं। See, communities have to find their balance beyond a point. You know, it cannot be that everything is run out of Delhi and run out of India. But जहाँ जहाँ लोग बड़े कट्टर विचार के हैं, बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और कभी कभी एक्सट्रीमिज्म जो है वायलेंस और इवन एडवोकेसी ऑफ टेररिज्म तक पहुंच जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्टैंड। व्हेन वी टेक अ स्टैंड, वी ऑफ कोर्स टेक अ स्टैंड फॉर इंडिया, बट उसी स्टैंड का प्रभाव आप वहाँ भी देखेंगे। आई गिव यू एग्जाम्पल, टेक यूके। सालों से, you know, in the name of freedom of speech, license was given to very extremist opinions, and you know, people were allowed to gather outside our High Commission, demonstrate outside our High Commission, even throw things at our High Commission, and we would tell them saying, look, please distinguish between freedom of speech and misuse of freedom of speech. This is not freedom, this is misuse of freedom. True. Secondly, अगर आप ये सब करने देंगे, लेट अस अज्यूम रोल्स आर रिवर्स्ड। आप नहीं चाहेंगे कि ये सब आपके हाई कमीशन के सामने हो, यू नो, दे यहाँ तो छोटी सी चीज़ हो जाती है, वो इमीडिएटली सब उछलने लग जाते हैं। हाँ, तो यू हैव, इफ़ यू कीप एट इट लाइक दिस, यू नो, डोंट थिंक दैट यू नो लाइफ विल बी यू नो completely on your terms. Now somewhere I think despite our repeated warning, repeated caution, they allowed a situation where actually somebody, you know, came into our High Commission and took down the Indian flag, etc. Now you saw the enormous reaction in this country. Now yes, उन्होंने अपना एक corrective लेने की कोशिश की है, and जब वो लेते हैं, immediately there is an impact of it in the community also. Chambers, yeah. Because see, community feels insecure if they see that extremists, radicals, people urging violence are given license saying भाई ये freedom of speech चल रहा है। जब आप freedom of speech को सचमुच accurately assess करें और कहें नहीं, but other than freedom of speech there is law also. See, freedom of speech cannot lead to violation of law. When law enforcement starts, that sends a message also. Yeah. So I think we tell these countries saying, देखिए, we are monitoring you very carefully, and what happens in your country, we will judge you by this. अब action लें या action ना लें, we will, both are relevant for us, and how we judge you, relationship will depend on that. So we have these dialogues on, and yes, we monitor them very, very. Yes, and from time to time, frankly, I even say this in public. That, you know, do not confuse freedom of speech with misuse of freedom of speech. And the other thing, as I said, that, you know, we have seen in recent times even threatening of, जो हमारे लोगों को धमकी देते हैं कभी कभी, जैसे लंदन में हुआ था, कनाडा में भी, you know, there were smoke bombs which were thrown, etc. We will not tolerate this. We will take strict actions against it. You know, वन क्वेश्चन, हम फॉरेन सर्विस, बिकॉज आपने पूरी लाइफ इसमें स्पेंड करी है, तो एक क्वेश्चन है कि हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे हमारी फॉरेन सर्विस का, क्योंकि राइट नाउ अगर आप देखो बहुत सिंपली कि अभी ना एक्सपेंशन होना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम एक रेक्टेंगुलर टाइप की यू नो स्ट्रक्चर में है,
जहाँ पे हमारे डिप्लोमैट्स शॉर्ट होते हैं कि वो एम्बेसडर्स बनेंगी सारे नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है हाँ, ना होने चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू डू यू थिंक कि हेल्दी नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो ऑर्गेनाइजेशनली पिरामिड स्ट्रक्चर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अशोर्ड प्रमोशन नहीं देनी चाहिए। जिस दिन आप अशोर्ड प्रमोशन देते हैं आप परफॉर्मेंस को डिवैल्यू कर देते हैं। बट पहले ऐसा था। अब मैं कहूँगा कि अभी क्या हुआ है कि हमारी इनटेक बढ़ चुकी है और मैं चाहूँगा कि पिरामिड बढ़ती जाए, बेस बढ़ता जाए। नेचुरली बेस बढ़ेगा तो इट विल बिकम रेक्टेंगल, ऑलरेडी रेक्टेंगल नहीं है, पिरामिड है, बट इस पिरामिड को हम फैटर पिरामिड बनाएं। बेस शुड बी बिगर एंड इट कम्स डाउन टू जो आपने कहा, मुझे लगता है कंपटीशन के लिए भी अच्छा कि हमें इंटरनली वो कंपटीशन होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए दैट इट इज़ जो इट इज़, ये आपका हक नहीं है एम्बेसडर बनने का। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि हमें एक्सपैंड करना, अभी हमारा इस पिछले साल एक एक्सपेंशन हुआ है, करीब 20% एक्सपेंशन हुआ है, पर हम नए एम्बेसीज भी खोल रहे हैं कि हमने बाल्टिक्स में खोला है, अफ्रीका में खोला है, कुछ लैटिन अमेरिका में खोला है। जिस दिशा में हम जा रहे हैं मुझे लगता है एक तो हमारी एम्बेसीज और खुलेंगी, दूसरा कि हमारा फॉरेन सर्विस ज़रूर और बढ़ेगा। इसकी इनटेक जो है अभी तक हाईएस्ट ईयर हम करीब, जिस साल मैंने ज्वाइन किया था बहुत साल पहले, उस समय हम 20 थे, उसके बाद हम कम हो गए। एक माने 1990s में हम 80s और 90s में 10-12 तक इट एक्चुअली वेंट डाउन। हाँ, आज जो है वे ब्रॉट इट अप टू द 40s, बट आई फील वी शुड गो हायर देन दैट। आप बोलते हो कि आपकी गवर्नमेंट का एक नैरेटिव रहा है या एक सोच है कि आप ग्लोबल जो वर्ल्ड है उसको एक ग्लोबल वर्क प्लेस जैसे देखो, कि अगर इंडिया का कोई इंसान है, उसका टैलेंट है, दुनिया में कहीं भी जाके काम कर सकता है, उसके लिए इंडिया खड़ा रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन जब हम यूएस वीज़ा लेने जाते हैं तो वो 6 महीने से साल भर की वेटिंग है और वो बढ़ती ही जा रही है और वेटिंग धीरे धीरे और गंभीर होते जा रहा है। तो हाउ किसी को अगर यूएस में काम करना है या दूसरी कंट्रीज़ में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर उधर जाके काम करना है, तो इसको नैरो कैसे करेंगे? मतलब ये यूएस वीज़ा एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है। आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड द क्वेश्चन। लेट मी टेल यू, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट यूएस वीज़ा, मेरे लिए 15 दिन की प्रोसेस थी कुछ साल पहले। आज मैं वापस अगर रिन्यू के लिए जा रहा हूँ तो मुझे 6 से 7 महीने का वेटिंग है। नहीं, ऐसा है, दिस इज़ फॉर अस अ बिग इशू। इट इज़ अ बिग इशू क्योंकि जितना आप वीज़ा को डिले करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली वर्क प्लेस, इवन मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, हाँ, या आपके रिश्तेदार हैं वहाँ, या आप स्टूडेंट हैं, एवरीबडी इज़ अफेक्टेड बाय दिस। So we are pushing the American system very hard, and not only American system, some other countries also have this problem, saying please, find ways of issuing this faster. So इसीलिए पिछले साल जब PM गए थे तो हमने उनको ये भी कहा कि please look at opening more consulates. सबसे ज़्यादा डिमांड जो थी बेंगलुरु had and अहमदाबाद had. हाँ, So I would say practical solution for what you are saying is in those countries where we have very heavy traffic, huh? Because see, the traffic is very interesting. इतने लोग, I'm using America, but it can apply to UK also, to Australia also. जितने हमारे लोग जाते हैं और वहाँ मान लीजिए काम के लिए बस जाते हैं, सिटीजनशिप रखें ना रखें वो अलग बात है। There's also reverse problem कि दे ऑल्सो नीड मोर कॉन्सुलेट्स देयर एंड फास्टर प्रोसेसिंग टाइम, बिकॉज वो भी भारत आना चाहेंगे। हाँ, सो आई वुड से देयर वुड बी मे बी 9-10 countries in the world today, where there is a strong case for opening more consulates in India of those countries and of us in their countries. Also of putting more consular faster processing. See, we sometimes underestimate ourselves. Frankly, today our visa processing is one of the best in the world.
because we have put most countries on e-visa. Yeah. हाँ, तो वो ई-वीज़ा में क्या होता है, आप ऑनलाइन जाते हैं, आपके पर्टिकुलर्स आते हैं, वो डेटाबेस से कोई चेक करता है, डेटाबेस में सब ठीक है तो आपको मिल जाता है. So if you look at the actually, I mean, it's a very strange situation कि ये developed countries जो हैं, they are far less digitally efficient Than us. than us. This is a remarkable thing. This is in a way I'm hopeful by continuously talking to them. हम कोशिश तो है. It is very much on my agenda and it's something I talk to. I've even discussed it actually at my level with Blinken and with the British and the Germans and the Australians. Is it happening? The new US embassy consulate, do we have any confirmation? It will happen. I don't know the exact date. Bangalore will happen? Yes, 100%. Ahmedabad and Bangalore both will happen. Yeah, absolutely. Yeah. I think उनके यहाँ वो budgetary, they have to make the appropriation. उनकी कोई प्रक्रिया होती है. अमेरिका की. तो वो प्रक्रिया के बाद वो इंडिया में दोनों जगह आने वाले हैं. हाँ, we will absolutely speed it up. Interesting. Okay, we were talking about countries and आप बता रहे थे कि 9-10 countries जहाँ पे बहुत heavy traffic है. I want to flip the question and ask you कि from the perspective of a foreign minister, कौन सी ऐसी 3 countries हैं, top 3 countries जो आप बताओ, जिसमें एक underrated opportunity दिखती है आपको कि Indians export करना start कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट अभी बहुत फेमस हो गया. इंडिया हर जगह, हर एक छोटा बिजनेस चाहता है कि वो एक्सपोर्ट करके बड़ा बने, और इस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं. तो बड़ी कंट्रीज़ में तो बहुत सारी बड़ी MNCs ने अपॉर्चुनिटीज़ टैप कर लिए. तो कौन सी ऐसी 3 आपको लगती है कि जो अंडररेटेड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकते हैं ऑप्शंस, एंड वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, मे बी लोग उसको इतने ध्यान से देख नहीं रहे हैं इंडिया से? There will be many countries where market purchasing power is strong, market potential is great, but हमें वहाँ we have to make a bigger effort because partly competition and partly there are different levels of barriers, logistics, etc. Then there will be some countries जहाँ we have not developed the market. So the starting point is lower than the first category of countries. But if we push, there is no resistance. माने हम पे depend करता है. जितना हम ज़्यादा push करें, उतना अच्छा मार्केट बन जाएगा. So first category I would say would be mostly Western countries. Okay. We are there in good numbers. But if you ask me where will we see the increase in growth, we will see it most of all in Western countries because markets are mature. They are Purchasing power is high. The recognition of India is growing. So you mean France, Germany, all Europe, North America, Then there will be countries like Africa, I would say even Latin America, Latin America, you see potential from India, they're buying? Yes. Yeah, in fact, it is quite interesting. Not only they are buying, even we are buying. Yeah. That today with Latin America, trade is about $45 billion every year. There are many places, I went to, in some cases, first time any Indian foreign minister has gone to that country. But I saw Indian business there. Nice. So business has gone ahead, Same thing in Africa. Because अगर आप अफ्रीका में जाएंगे, एक देश नहीं है जहाँ इंडियन कम्युनिटी नहीं. और उनकी जनरली यू सी इंडियन कम्युनिटी, द पोजीशन इन दैट सोसाइटी इज गुड. They know how to settle there and make build friends. a business. Yeah. So I feel the second category we should be pushing very strongly these newer markets. Then there are places where actually the market barriers are very high. China is the most extreme example. I've just come from only yesterday night from Korea and Japan, and I've been pushing them also, saying that look, given how much investment there is, we are not seeing enough trade. So and we should look at market barriers in this. So in the let us say next 5-10 year perspective, मुझे लगता है कि we should really push the exports, because ultimately exports are employment. Yes. And it's not just employment, it is very competitive employment, that you are making products at a globally competitive rate. That means your efficiency of production is very good. And
I'm very confident because last 3-4 years our export performance has been वेरी outstanding. गुड Yes, yes. यू नो कोरिया की आप बात करते हैं, कोरिया की गवर्नमेंट एक चीज़ करती है फॉर द स्किन केयर एंड ब्यूटी मार्केट स्पेसिफिकली कि दे टेल कि आप कोरिया में बोलते हैं वो कि आप गवर्नमेंट के पास आओ एंड गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, वो आपके लिए वर्ल्ड में ट्रेड ओपन करेगी, हर चीज़ करेगी. इंडिया मिनिस्ट्री कुछ करती है इस टाइप का, जहाँ पे वो इंडियन बिजनेसेस को इनवाइट करती है, बोली कि यू गिव अस गुड प्रोडक्ट्स, हम आपके लिए दुनिया में जाके मार्केट करके बैरियर्स ओपन करेंगे. हम लोग जो हैं ट्रेड प्रमोशन काफ़ी करते हैं. दैट वी डू इवेंट्स, जो ट्रेड फेयर्स वगैरह जो होती हैं, इट्स माने मोटा मोटा वही होता है पार्ट ऑफ इट. हाँ, कि वी इनवाइट पीपल. बट जैसे अभी पिछले सालों में जो हम ये 1 district 1 product जो कर रहे हैं ना, वी हैव ट्राइड टू शो टू पीपल दैट यू नो, अगर एक तो है कि ये कोई प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट के साथ आप ये भी मैसेज दें, ये आपका हेरिटेज है, ये कल्चर है, ये Story माने attached देयर इज अ स्टोरी विद दैट प्रोडक्ट. सो इट कैन बी अराकू कॉफ़ी, यू नो, और इट कैन बी तंचोई सिल्क. जैसे जब ये हमारे G20 मीटिंग्स हो रहे थे ना, मुझे लगा कि हम वही चीज़ देते हैं, यू नो, यू मस्ट हैव अ स्टोरी. तो आई गॉट एक्चुअली टाइज मेड फ्रॉम तंचोई बनारसी सिल्क and gave it to them and gave them the story which goes with it, you know. So today, I mean, marketing has many you know, angles and ways to do it. And governments also need to be good at marketing, you know, because we have a country story. In fact, we have a civilization story. That हमें civilization story भी होना चाहिए, country story भी होना चाहिए, value story भी होना चाहिए, product activity story भी होना चाहिए. Yeah, I'm very hopeful with this government in terms of marketing because you guys are really nailing it the way you have built a narrative of India around. So मैं UN में था जब मैं 17 साल का था, तो मैं UN हेडक्वार्टर्स गया था वियना, एंड 10 साल पुरानी बात है. तब मैं जब मेरे उधर दूसरे कंट्रीज़ के फ्रेंड से मिलता था, दूसरी कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स थे और जो लोग थे जो मुझे जिस तरीके से जो देखते थे इंडिया को, और जिधर से मैं आया हूँ वो जैसे देखते थे कि ये कौन होगा, वर्सेस जब मैं आज उनसे बात करता हूँ तो उनकी रिस्पेक्ट लेवल, इट्स नॉट 10x, आई थिंक इट्स 50x इन टर्म्स ऑफ देयर आइज, कि जस्ट कि तुम बहुत सिग्निफिकेंट बन गए हो कि कब हुआ, एंड दे जस्ट कीप आस्किंग मी दिस. सो आई थिंक दैट वे यू गाइज हैव डन, एंड उनके ज़्यादा फैक्ट्स भी नहीं है, बट जस्ट अ नैरेटिव उनके आसपास इतना लगता है उन्हें कि हम बहुत सिग्निफिकेंट बनते जा रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट जॉब. Look, to do that and to continue doing it, because it is a never ending job. हाँ, 2 चीज़ चाहिए. One, you have to continuously motivate. हाँ, because जो एक बार आप मोटिवेट करते हैं, as I said, many things आपको लगता है कि मैं नहीं, ये मेरी क्षमता के बाहर है, but you actually can do it. हाँ. Second, इसमें बहुत मेहनत भी लगता है. That you know, अब people saw the finished production of the G20. Okay. But if you see like a backstage, माने आप G20 को एक किस्म से ऐसे देखें, what was happening in the backstage of G20, the enormous effort which went into it. But also I see the achievements which we do. You know, I have like a, you know, like a few lines. So कभी-कभी you need to say some things even in your sleep, na? So my favorite 4-line description, people say describe change in India, you tell a foreigner that we build 8 airports a year. Okay, we build 3 metros every 2 years. We actually we are creating 2 colleges a day. Okay, you know, the 7,000 new colleges have opened up. So if you give, you know, numbers which wake them up, and say, okay, I mean, it could be train numbers. We built 28 kilometers of highway a day, you know. Which is incredible. You said recently, like actually a while ago also, and you keep seeing this, that, you know, PM मोदी के अलावा आपको कोई एक्सटर्नल मिनिस्ट्री देता नहीं. तो ऐसा क्यों बोलते हो आप? मेरा चुनना जो है, क्योंकि आप अब मंत्री, किसी को मंत्री बना रहे हो, तो एक किस्म से मैं कहूँगा, मुझे लगा कि बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग था. और
मैं इसका कारण मैं समझता हूँ कि 2015 के बाद 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय मैं यूएस में राजदूत था। तो आपको याद होगा एक बहुत बड़ा विज़िट हुआ था जहाँ वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन वगैरह ये कार्यक्रम हुए थे। तो और 15 में मैं विदेश सचिव बना। तो मैंने 3 साल विदेश सचिव की जिम्मेदारी मैंने सौंपा और उसमें हम लोग मैंने साथ ट्रैवल करते थे, मैंने मीटिंग से। वो विदेश सचिव एक सचिव हैं जिनका पीएम के साथ बहुत कुछ डीलिंग्स होते हैं। उसके बाद मैं रिटायर हो चुका था, मैं कॉरपोरेट सेक्टर में था उस समय। मैंने टाटा संचालन किया था। तो मुझे लगा कि अगर मैंने मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी की हमारे पॉलिटिक्स में ये सोच होती कि ऐसे व्यक्ति को आप विदेश मंत्री बनाएं। मैं कहूँगा वो अनऑर्थोडॉक्स भी था और हो सकता है क्योंकि उनका कुछ अनुभव होगा, उन्होंने कुछ देखा होगा कि इसमें माने बेनिफिट है। तो एक तो है कि उनके अलावा मुझे लगता है कि कोई और मुझे चुनता नहीं। पर मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, उनके अलावा अगर कोई मुझे ऑफ़र देता, मुझे नहीं लगता कि मैं स्वीकार करता। क्योंकि देखिए, जिसने कभी राजनीति नहीं की, मैंने राजनीति बहुत देखा है, मैंने एनालाइज किया। क्योंकि जो डिप्लोमेट्स क्या करते हैं, वो मैंने राजनीति ही स्टडी करते हैं, दूसरे देशों का करते हैं ज़्यादातर। कि तो आपको एक किस्म से कमेंटेटर या एनालिस्ट के बजाय जब आप अचानक प्लेयर बन जाते हैं तो इट्स अ बिग जंप। और आप मेरी नर्वसनेस समझिए उस समय कि आप अचानक किसी से पूछ रहे हैं कि प्लीज़ आप मैदान में उतरिए, यू स्टार्ट प्लेइंग नाउ। तो और मुझे उन पे विश्वास था कि वो एक किस्म से गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और उस रोल में, क्योंकि सबको चिंता तो होती है कि कोई कुछ नया रोल है तो अगर वो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँ तो क्या होगा। हाँ, वो भी फीलिंग होती। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ, मोदी जी ही मुझे चुनते और मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं अपना हाँ उस समय मैं भर सकता था। आपने एक पॉडकास्ट पे ऐसा बोला था कि इंडिया की जो राजनीति है वो कई बार न्यूयॉर्क और लंदन से शुरू होती है, और कई बार ऐसा होता है कि इंडिया की राजनीति इंडिया से कहीं पहले कहीं दूसरे देशों में स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे क्यों बोला? नहीं, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि उस समय मैं देख रहा था और मुझे लगता है वो अभी भी जारी है कि ये ग्लोबलाइज्ड दुनिया है। और इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में खाली व्यापार माने इकोनॉमिक्स ही ग्लोबलाइज नहीं है, टेक्नोलॉजी ही ग्लोबलाइज नहीं है, पॉलिटिक्स भी ग्लोबलाइज हो चुकी। तो दुनिया में मैं कहूँगा एक ग्लोबल एलीट है जो बड़े न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़ मीडिया चलाते हैं, एक किस्म से दुनिया की सोच जो है वो तय करते हैं। और उनको लगता है कि हम जो कहेंगे दुनिया में वही होगा। अब जो उनके कहने के बावजूद अगर भारत देश जैसे देश में कुछ होता है तो उसका वो विरोध करते हैं। और तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चुनाव का समय है तो वो कहेंगे कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को नहीं दीजिए। कहेंगे कि अरे डेमोक्रेसी भारत में खतरे में है। कहेंगे कि पता नहीं इंस्टेबिलिटी आ जाएगा, इंटॉलरेंस हो जाएगा। तो और माने ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, इन्होंने बहुत दिमाग इस पर खपाया है। तो जैसे इंडेक्स बनाते हैं तो आपको कहीं नीचे कर देंगे, किसी को ऊपर कर देंगे। तो ये सब एक किस्म से ये एक गेम है जो गेम है। तो मुझे लगा कि मैं ये देख रहा था कि जो यहाँ जो राजनीति में जिनको सक्सेस नहीं मिली और जिनके तर्क जो हैं यहाँ माने उसका ट्रैक्शन नहीं था, वो क्या करते हैं, वो देश के बाहर जाते हैं और वो वही माने रिकॉर्ड वही प्ले करते हैं वहाँ। और उनको लगता है कि अच्छा वो रिकॉर्ड प्लेयर आप किसी और लोकेलिटी में ले गए तो हो सकता है कि वहाँ एक किस्म से गाना वहाँ से शुरू करें, उसका एको चैम्बर होता है। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले सालों में
ये हमारे पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना और एक किस्म से बाहर लोगों को इनवाइट करना कि अब साहब आप भी आइए, प्लीज़ कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ माय डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। मैं नहीं कह रहा कि देश में सब 100% ठीक है। अब सब वी आर ऑल इम्परफेक्ट और एंड डेमोक्रेसी बाय नेचर जैसे कहते हैं इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। कोई भी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते कि भाई हम अब 100% हम माने वहाँ वी अचीव्ड एवरीथिंग। पर ये जो बाहर से लोगों को एंकरेज करना, बाहर जाकर एंकरेज करना, इसके इसीलिए इस पे मैं टिप्पणी करना। सो यूजुअली मतलब इसका अगर मैं मीनिंग थोड़ा इजी वे में अगर बोलना चाह रहा हूँ तो ऐसा है कि आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि कुछ कंट्रीज़ या कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं है कि इंडिया का सिग्निफिकेंस बहुत तेज़ी से बढ़े और इसकी वजह से वो बाहर पॉलिटिक्स करते हैं और मे बी एक नैरेटिव, एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं दुनिया से फंड्स, दुनिया से ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, वो अफेक्ट हो। इज दैट व्हाट यू मीन इन सम वे? पार्टली, बट पार्टली आई ऑल्सो से कि आई मीन अमंग अस इंडियंस, अगर कोई बाहर के कोई ताकत हो, दे डोंट वांट इंडिया टू ग्रो। ओके, आई अंडरस्टैंड। ओके, दुनिया में कंपटीशन है, स्पर्धा है, दैट इज अ नेचुरल यू कैन से। कौन से ऐसे देश होंगे जो नहीं चाहते? हाँ, नहीं देखिए, अल्टीमेटली दुनिया में जब करीब 200 देश हैं, फाइनली आप जब कहते हैं वर्ल्ड अफेयर्स एक्सेट्रा, क्या होता है? 200 पीपल कम्पीट। अब 200 पीपल कम्पीट, एवरीबडी वांट्स टू बी अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स। आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, डोंट थिंक एवरीबडी एल्स ताली बजा रहे हैं। इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स different people will also have feelings about it. Yes. Particularly if you are behind yesterday, but you are ahead today. So this will happen. I can understand people, बाहर से लोग ये चाहें, ये करें, ये गेम्स जो आप हम कह रहे थे वो प्ले करें। पर मेरा जो कंप्लेंट जो है कि हमारे देश से पीपल फ्रॉम इंडिया शुड नॉट बी एंकरेजिंग इट एंड इन्वाइटिंग। दिस इज माई प्रॉब्लम। आपको जो कहना बिल्कुल देश में कहिए, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। You know, I mean, I rarely, you know, जब मैं बाहर जाता हूँ and I do a lot of meetings, I tell people saying that, look, you are ask me this question in India, you know, and मैं सीधा जवाब दूंगा, but don't take me outside the country and do that politics outside, because मुझे लगता है it harms us, you know, because others, see, what is the history of this country? History of this country where that our own people sometimes, I'm not talking now, I'm talking hundreds of years, माने किसी यहाँ झगड़ा था, आपने बाहर के आदमी को बुला लिया टू सेटल, एंड वो उसके बाद वो वापस कभी नहीं गए। ओके, यू नो इन दिस यू सेड कि 200 कंट्रीज़ हैं, वो सब competitive हैं, एंड इन वन पॉडकास्ट आपने बोला कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत competitive हो। हाँ, बिल्कुल, राइट, बहुत competitive, आपको competition होता है। तो इन योर करंट रोल 5 साल में कभी कोई ऐसा डिसीजन है जो आउट ऑफ कॉम्पिटिशन लिया है आपने? नहीं, मैं competitive हूँ और मुझे ये नहीं, देखिए ऐसा है एक्चुअली, इट इज़ नॉट लाइक टुडे इज मंडे मैं कॉम्पिटिटिव हूँ, टुमारो इज ट्यूसडे मैं नहीं हूँ। वो आपके जहन में है दैट यू इट्स योर रिफ्लेक्स, आई वांट टू विन। हाँ, सो व्हाट हैपेंस इज नॉर्मली जो होता है, आई गो आउट, आफ्टर ऑल कूटनीति क्या होते हैं, यू ट्राई टू मेक मैक्सिमम फ्रेंड्स। यस, हाँ, तो आप लोगों को समझाते हो, पटाते हो, माने यू पुट योर हैंड्स अराउंड द शोल्डर, ऐसे यू नो अपना काम करवा दो। हाँ, बट व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि कंपटीशन है, बीच बीच में लोग आपको प्रेशराइज भी करते हैं। हाँ, ज़्यादातर जो सौदा जो होता है, हार्ड नेगोशिएशन जो होते हैं, वो कमरे के अंदर होते हैं, यू नो। सो देर आर डिफरेंट इशूज, इट कैन बी बिजनेस यू नो इकोनॉमिक इशूज, और इट कैन बी टेक्नोलॉजी इशूज या पॉलिटिकल इशूज। अब जैसे आप बॉर्डर के बारे में, चीन वाले बॉर्डर एरियाज़ में तनाव है, उस मैं और मेरा जो काउंटर पार्ट चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है, हम नेगोशिएट करते हैं। ये होता है, पर क्या होता है कि बीच बीच में लोग कोशिश करते हैं कि आपको कहीं पब्लिक फोरम में दबाव डालें। और ये सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, ये वेस्टर्न मीडिया की आदत है कि उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है कि अभी दुनिया में नंबर 1 इशू इज़ यूक्रेन एंड रशिया,
तो पूरे दुनिया को यूरोप के परिप्रेक्ष्य से या वेस्टर्न वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। उनकी प्रायोरिटी हमारी प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। तो जब आप ये इसको मंजूर नहीं करते, जब आप कहते हैं नहीं सॉरी एक्सक्यूज़ मी आई एम वरीड अबाउट ऑयल प्राइस, यू नो लुक एट माई इनकम लेवल, लुक एट माई पब्लिक डिमांड, तो उस देन दे स्टार्ट दिस प्रेशराइजिंग गेम, यू नो पुशिंग गेम, एंड दैट इज़ वेयर your competitive sense comes out, because you kind of spoil the game, you know. बीच में अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब आपको 200 देशों के बीच में रहना है तो आपको बहुत दोस्ती करनी पड़ेगी, एंड इंडिया का ये नैरेटिव भी अब बन रहा है कि हम विश्व मित्र बन रहे हैं, वी आर ग्लोबल फ्रेंड्स, हम हर किसी के दोस्त हैं, राइट। डू यू थिंक कि एक कोट होती है हिंदी में, मैं पर्सनली जिस पूछ रहा हूँ कि एक कोट होती है कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, तो डू यू थिंक कि ऐसा स्टैंड, डू यू बिलीव इन दिस कोट? नहीं, मैं नहीं मानता, बल्कि हमारा कोई एक स्टैंड नहीं है। बल्कि मैं आपको दूसरा कोट दूंगा, सबका साथ सबका विश्वास। कि देखिए ऐसा है, जो आप माने सबका साथ, जो आप जो कह रहे हैं कि जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते, अगर जो आप कर रहे हैं उसमें वो सिंसियरिटी नहीं हो, उसका मतलब वो है कि आप कुछ कर रहे हैं पर माने आप दिल से नहीं कर रहे, हाँ, तो दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप सबके साथ हैं। पर हमारी जो कोशिश जो पिछले दशक में है कि हमने आप जो उदाहरण मैं आपको देता हूँ कोविड के समय में, क्योंकि अभी भी जो कोविड का जो असर जो है, हम समझते हैं कि कोविड चली गई है, पर मुझे लगता है अभी भी दुनिया कोविड से जूझ रही है। उसका जो परिणाम, उसका जो प्रभाव जो है वो अलग अलग देशों में अभी भी दिखाई देता है। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं, हाँ, जिनको लगता था कि भाई हमारा कोई चांस ही नहीं है वैक्सीन मिलने का, माने हमारा नंबर 130-140 में होगा, तो पता नहीं कोविड आए चले जाए तब भी वैक्सीन ना आए। अब वो उनका फीलिंग कि भारत जैसे देश ने, क्योंकि एक तो हम विकासशील देश हैं, दूसरा कि हम खुद उस समय अपना वैक्सीनेशन कर रहे थे, और फिर उन्होंने हम तुलना भी की कि जो विकसित देश और कुछ ऐसे उनके बगल वाले देश, जैसे अब नॉर्थ अमेरिका में कुछ देश थे जिन्होंने, जो उनकी आबादी जो है 8 गुना उन्होंने वैक्सीन परचेस की, माने 10 करोड़ लोग होंगे तो उनके पास 80 करोड़ वैक्सीन के डोज थे। उन्होंने वो डोसेस बगल वाले कोई छोटे देश को दिया नहीं, पर जो उनको वैक्सीन जो मिला वो दूर से मिला, भारत से मिला। तो मुझे लगता है अभी कि एक जो लोग अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं कि जब मैं संकट में था उस समय कौन आया, किसने साथ दिया, किसने हमारे लिए कुछ किया, और उसमें सबके साथ जितने लोगों के साथ होना। और दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जो G20 जो चल रहा कि मैं अब G20 सालों से चल रहा है, मेरे ख्याल से 17 या 18 G20 था, और मैं 10 साल से मैं इस पे विदेश सचिव और विदेश मंत्री के नाते मैं अटेंड कर रहा हूँ। अभी तक किसी भी G20 देश ने, जो अध्यक्ष हैं, अपनी अध्यक्षता में ये नहीं कहा कि भाई आप जो 125-125 जो विकासशील देश हैं, आपकी अपनी समस्या है, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें बताइए दुनिया के सामने हम इसको कैसे पेश करें। हम पहले लोग थे जिन्होंने ये किया। अब अफ्रीकन यूनियन, मैं सालों से देख रहा हूँ, हर साल जो है हर G20 में वो ये विषय आता था, अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप बनाना। लोग ने कहा हाँ बनाना है। मीटिंग के अंत में कुछ नहीं होता था, कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, अगले बार बना लेंगे। तो इस समय मोदी जी ने तय किया, नहीं, मैं आई विल टेक द लीड, आई विल राइट टू पीपल सेइंग वी शुड डू, एंड आई सीक योर कंकरेंस, एंड एवरीबडी, सबको मानना ही पड़ा। तो पीपल सी, देखिए डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में भी मैं कहूँगा, सिंसियरिटी की कुछ बहुत वैल्यू होती है। कोई भी कुछ कह सकता है, पर जो एक बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा ना, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो पब्लिक, देश में भी, अगर आप हमारी राजनीति में भी देखें, पब्लिक पहचान लेती
हु इज़ सिंसियर, हु इज़ नॉट, किसके वादे पे आपको कितना भरोसा करना चाहिए. एंड द सेम थिंग हैपन्स आउटसाइड. तो जो मैं तो पीएम को कहता हूँ कि आज जो हम जो कह रहे हैं ना मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी पिछले 10 साल से दुनिया मानती. अगर आप अफ्रीका में जाएं, अफ्रीका को लगता है कि इनफैक्ट एक्चुअली जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जो थे, अभी नहीं पिछले वाले, उन्होंने कहा कि यू गारंटीड दैट वी विल डू इट एंड यू हैव लिव्ड अप टू इट. ये मोदी की गारंटी जो है, इट इज़ अ वर्ल्ड ग्लोबल मैसेज, इट इज़ नॉट जस्ट एन इंडियन मैसेज. यू नो, आप सिंसियरिटी की बात कर रहे थे एंड गारंटी की बात कर रहे थे. दिस गेट्स मी टू लास्ट क्वेश्चन. मेरा पूरा जो चैनल है, हम लोग जो सब कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम हमेशा बात करते हैं कि हम लोग वी आर फिगरिंग आउट द इंडियन ड्रीम. हम इंडियन ड्रीम को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये स्टार्ट इससे हुआ था कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, एंड ये हमारी पूरी ऑडियंस को भी लगता है, कि पहले ना एक ड्रीम की बात होती थी, अमेरिकन ड्रीम. उसका मतलब ये कि आप किसी भी देश से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कलर से हो, किसी भी पॉवर्टी बैकग्राउंड से हो, किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, अब कहीं से भी अगर आप अमेरिका में आते हो तो आप एक ही जनरेशन में ज़ीरो से मिलियनेयर बन सकते हो, हीरो बन सकते हो. वो अमेरिकन ड्रीम है. मुझे लगता है कि वो गॉन आर दोज डेज. इंडियन ड्रीम की अब रियलिटी है. इंडिया में अब आप कहीं से भी हो, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप यहाँ पर एक ही जनरेशन में किसी भी बैकग्राउंड से आते हो तो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो. एंड दिस इज़ वाई द होल चैनल इज़. एंड ये हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लीडर्स को लेकर और उनसे कॉन्वर्जेशन समझने की कोशिश करें, ताकि हर इंसान के लिए इंडियन ड्रीम अचीव करना ईजी हो जाए. सो द क्वेश्चन इज़, आपके लिए इंडियन ड्रीम क्या है? Now, just think, because I was looking at some economic projections. Today, we are about roughly, say, $3.5 trillion dollar economy. By 2047, the expectation is that we would be a $30 trillion economy. And according to Goldman Sachs, by 2075, we will be 52.5 trillion. We will be the second biggest economy in the world. Let us take Amrit Kaal. Okay, 2075 को छोड़िए, 2047 तक की बात करते हैं. 2047 में per capita income in India would be about $18,000. Really? Now, from today, your per capita income is less than $3,000. 2,600 something. Yeah. So just think, and it isn't only, I'm giving you this just as a way of imagining, because reality is we cannot, in a way it is good you used the word dream, because so many things are going to change. Yeah. AI will come, our whole idea of concept, quality of life will change, necessity of life will change. So, I would say, when you say आपके लिए क्या ड्रीम है, naturally, because my whole life has been spent on foreign policy, I will look at it from that. कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे what is our position? That to me is a big dream. That would be the big dream. How do we make a passport more powerful? No, not only that. See, I'll tell you a very interesting thing. Yeah, passport powerful. Because sometimes people keep using, मैंने आपको कहा the indexes tables are a game. Ask yourself, संकट में, to me, when you say which passport is more powerful, I don't only look at it कहाँ वीज़ा मिलता है, कहाँ नहीं मिलता. To me, a passport is powerful when that government has the commitment to take you out from wherever it is. And believe me, if you use that as an index, you will go up many more positions in the passport index. So it would be, what is your influence? How are you regarded? What is the power of your ideas? Because you will be a great power when your ideas count. I mean, today, it is not only the American dream. It was what the Americans did was, the Americans actually intellectually dominated. So the power of your ideas, the manner in which our people are regarded, and I think a lot of these, and of course naturally a lot of it depends on how things go well for us. Yes.
That's all. Thank you so much, sir. I have so many more things to talk about, but I know we are short on time. आपने इतना टाइम दिया, इतनी बातें करी. It's an honor. मैं स्टार्टिंग में ये बोल नहीं पाया और मुझे बोलना था, पर मैंने वेट किया एंड तक. मैं जेन्युइनली आपका फ़ैन हूँ और मुझे ये बहुत ऑनर्ड लगा कि मैं आपके साथ ये कर पाया. मेरी बकेट लिस्ट में आपका नाम था कि मैं एक बार आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. I was genuinely nervous, but you made it super easy, and thanks for answering everything very gracefully. It's been a pleasure, sir. Thank you so much. Oh, no, thank for you. doing this. I enjoyed it too, and मैं आपको एक बात कहूँगा कि जैसे मैंने कहा ना, देखिए सबको कुछ नया एक्सपीरियंस होता है तो थोड़ी नर्वसनेस तो होती है, जैसे मुझे भी हुआ जब मैं मंत्री बना. बट मुझे लगता है आज जो है आई एम एक्चुअली सो मच मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंट्री. आई मीन मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं कर रहा. आई एक्चुअली फील कि हम लोग उस आज माने उस मोड़ पे आ चुके हैं दैट देयर इज़ एक्चुअली अगर इफ देयर आर एनी लिमिट्स वो हमारे अपने आत्मविश्वास के कारण होगा. That we have this ability really, and that the young people, young people of this country will realize. For me, when I look even at more contemporary ways of communicating and reaching out, this is something which is really for me very, very interesting. So let me thank you for a very enjoyable experience. Thank you so much. So let us see. I mean, after I think अगले कुछ हफ्तों महीनों में life is going to be very interesting. Yes. Maybe after that एक बार बैठ के let us do this again. Let us do this again. Let us look forward again. I think. Yes, that'd be an honor again, and we should do that. Thank you so much, sir. Okay. All right. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. आज हमारी बकेट लिस्ट में एक टिक लग गया है एंड हम बहुत खुश हैं. पर मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आज आप सिर्फ कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि मैंने और मेरी टीम ने कैसा काम किया. क्या आपको लगता है हमने सही क्वेश्चंस पूछे? क्या आपको लगता है कि हमारी प्रोबिंग सही थी, हमारे क्वेश्चन सही थे, हमारी रिसर्च सही थी? या आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार राज, तुझे बहुत इजी क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गए? या आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस है और हमें और डिफ़िकल्ट पूछने चाहिए? तो हमें ये बताओ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कैसी थी और उस फीडबैक को लेके हम और बेहतर तैयारी करेंगे अगली बार जब हम डॉक्टर जयशंकर से मिलेंगे, ताकि आप लोगों को सबसे बेस्ट वैल्यू मिले और आपको कंट्री के बारे में सीखने को इतना कुछ मिले कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ कंट्री की ग्रोथ के बारे में भी ध्यान देने लग जाए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको देश के बारे में, देश की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा. Until the next episode, keep figuring out.